हेलो दोस्तों, अंशुल टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। कल हम आपको कंक्रीट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने फिर कंक्रीट की आपको डेफिनेशन बताई थी और उसकी उसके स्टेप बताए थे। हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं और आज हम उसके कंक्रीट कंक्रीट करने के लिए टेस्ट बताने जा रहे हैं। कंक्रीट के लिए कौन से टेस्ट करना चाहिए उसकी सामर्थ्य क्या करने के लिए। ठीक, देखते कंक्रीट की टेस्ट। ठीक, टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के टेस्टिंग हम कैसे करते हैं। पहली, कंक्रीट की टेस्टिंग करने के लिए हमें स्ट्रेंथ टेस्ट करना होता है। कंक्रीट का स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसमें पहला होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है इसे बोलते हैं संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, ये दिखा रहा है, ये आपका ये है कंप्रेसिव टेस्ट। ये आपका क्या है, कंप्रेसिव टेस्ट है। क्या है ये कंप्रेसिव टेस्ट, जिसके द्वारा हम कंक्रीट की सामर्थ्य ज्ञात करते हैं। ठीक, अब ये देखो, इसे हमें कितने घंटे के लिए करना चाहिए। ठीक, 24 घंटे ओपन एटमॉस्फेयर। हमें अपनी कंक्रीट को 24 घंटे के लिए वायुमंडलीय दाब पर रखना चाहिए, मतलब खुला रखना चाहिए कंक्रीट को 24 घंटे के लिए। ठीक है, और वाटर डिपिंग करना चाहिए 3 क्यूब। हमें कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कंक्रीट के 3 क्यूब बनाते हैं और जिनको हम 7 दिन के लिए रख देते हैं। फिर 3 क्यूब बनाते हैं, उनको 28 दिन के लिए रख देते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है हमारी स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये होता है आप उसका फार्मूला। स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है लोड अपॉन का क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब कंक्रीट के जो आपने क्यू बनाया है कंक्रीट का, उस पर जो लोड आ रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया, और कंक्रीट के जो क्यूब बनाया है तुमने, जो आप जानते हैं क्यूब का मतलब होता है जो आपने मॉडल्स बनाया है, तो उसकी मतलब एरिया, दोनों का डिवाइड कर देते हैं तो हमें स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाती है कंक्रीट की। ठीक है, और ये देखो 7 दिन के लिए क्यू स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है 2/3 टाइम्स ऑफ 28 दिन क्यू स्ट्रेंथ। ये कह रहा है कि अगर आपने 7 दिन के लिए जो क्यू रखा था अपने एटमॉस्फेयर में, तो उसकी जो स्ट्रेंथ हमें 28 दिन की स्ट्रेंथ के क्यू के बराबर प्राप्त होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या लिखा है, लोड रेट इक्वल टू होता है 14 न्यूटन पर mm² पर मिनिमम टिल फेलियर डज नॉट अकर। ठीक है, ये कह रहा है कि जो लोड रेट होता है वो 14 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या नोट में लिखा है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि दिस क्यूब स्ट्रेंथ इज 1.2 टाइम्स ऑफ सिलेंडर स्ट्रेंथ। ये कह रहा है कि जो हमारी क्यूब की स्ट्रेंथ होती है वो 1.25 टाइम्स सिलेंडर स्ट्रेंथ के बराबर होती है। ठीक है, ये देखो जो हमने बताया वही लिखा है यहाँ पर। देखो, सिलेंडर स्ट्रेंथ अपॉन का क्यू स्ट्रेंथ इक्वल टू 1/1.25 इक्वल टू 0.80। ठीक है, जो सिलेंडर की स्ट्रेंथ है और क्यूब की स्ट्रेंथ है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं और 1/1.25 इक्वल टू 0.80। सिलेंडर स्ट्रेंथ कितनी है हमारी 1 है और क्यू स्ट्रेंथ कितनी है 1.25 है, दोनों का डिवाइड करते हैं तो 0.80 प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है हमारा एट स्पेसिफिक लोड इफ द एरिया डिक्रीज द स्ट्रेंथ विल बी मोर। ये कह रहा है कि जो स्पेसिफिक लोड हमारे कंक्रीट के क्यूब पर आता है, तो
तो उस पर जो स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर टेस्ट और फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। हमने अभी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ा था कंक्रीट के लिए। अब पढ़ रहे हैं हम कौन सा, अब पढ़ रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। क्या पढ़ रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ये हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर टेस्ट, या तो इसे मॉडुलस रप्चर टेस्ट बोलते हैं या इसे फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये दिखा रहा है, यही है हमारा फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, ये इसके ऊपर क्या रखा है, इसके ऊपर हेड ऑफ टेस्टिंग मशीन है ये, और जिसकी जिसकी डेप्थ कितनी है, L/3 होती है, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ये जैसे स्पान बोलते हैं, L/3 होती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लगा है। और ये लिखा है कि लोड रेट इजकल टू 0.7 न्यूटन पर mm² पर मिनट। ठीक है, इतना होता है। अब नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। कौन सा है, ये दिखा रहा है, ये है आपका स्पेस टाइम टेस्ट। कौन सा है, स्प्लिट इंटेंसाइल टेस्ट। कौन सा है, स्प्लिट इंटेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, और ये दिखा रहा है, यही है, इसी को बोलते हैं स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, ये देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है द लोड रेट ऑफ सिलेंडर इज 1.2 न्यूटन पर mm² अप टू 2.4 न्यूटन पर mm²। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, नोट पढ़ते हैं। जनरली द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 10 से 12% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये कह रहा है कि जो कंक्रीट की तनन सामर्थ्य होती है, टेंसाइल सामर्थ्य होती है, वो 10 से 12% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के टेंसाइल सामर्थ्य कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बराबर होती है। और नेक्स्ट क्या है, ऑल स्ट्रेंथ टेस्ट इज यूज फॉर 20 mm डाया एग्रीड। ये कह रहा है कि कंक्रीट के लिए जितने भी हम टेस्ट कैलकुलेट करते हैं कंक्रीट के लिए, उनके लिए हमें जो एग्रीगेट लेते हैं, जो कोर्स एग्रीगेट लेते हैं, उसका डाया में 20 mm रखते हैं। कितना रखते हैं, 20 mm रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्कबिलिटी टेस्ट। क्या पढ़ रहे हैं, वर्कबिलिटी टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है वर्कबिलिटी टेस्ट। ठीक, ये क्या होता है, वर्कबिलिटी टेस्ट। वर्कबिलिटी टेस्ट मतलब होता है हमारी जो कंक्रीट है कितनी वर्केबल है, वर्के मतलब कितनी टिकाऊपन है, उसमें कितना मतलब कितनी प्लास्टिसिटी है। ठीक है, उसके लिए करते हैं। वर्कबिलिटी के लिए तो हम कंक्रीट के लिए एक तो हम वो स्लम्प टेस्ट कर सकते हैं, एक हम BB टेस्ट कर सकते हैं। ये ऐसे टेस्ट होते हैं, ये हम वर्कबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्या लिखा इसमें, वर्कबिलिटी मीन्स केस ऑफ वर्क इन कंक्रीट बाय which a concrete can be mixed, transport, placed easily. It has a relation water, cement, ration and other factors. For testing of workability there are different methods। ये कह रहा है कि जो workability means case of work in concrete in which a concrete can be mixed। जब हमारी कंक्रीट फ्रेश होती है तो उसे हम मिक्स करते हैं, और ट्रांसपोर्ट जब उसे ट्रांसफर करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो वो ईजिली चली जाती है। इट हैज़ अ रिलेशन विद वाटर सीमेंट रेशियो। तो हमें उस समय वाटर सीमेंट रेशियो का ध्यान रखना पड़ता है, किसका, W/C का ध्यान रखना पड़ता है। अदर फैक्टर, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना आ पाए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। ठीक है, फॉर टेस्टिंग ऑफ वर्कबिलिटी देयर आर डिफरेंट मेथड। इसलिए हमें वर्कबिलिटी टेस्ट करना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे इसी में वर्कबिलिटी में हमें कौन कौन से टेस्ट करने होते हैं। पहला होता है हमारा स्लम्प टेस्ट। क्या होता है, स्लम्प टेस्ट। ठीक है, ये है स्लम्प टेस्ट। ये देखो स्लम्प टेस्ट में क्या होता है, स्लम्प टेस्ट की जो हम स्लम्प टेस्ट होता है, ये स्लम्प टेस्ट है। क्या है, ये स्लम्प टेस्ट है। ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें एक सिलेंडर लेते हैं। ये सिलेंडर है, जिसकी हाइट कितनी होती है, जिसकी हाइट 30 मीटर होती है। ठीक, 30 सेंटीमीटर होती है, और जिसका अपर डाया कितना होता है, 10 होता है, और लोअर
और नीचे का जो डाया होता है 20 होता है, ठीक है। और इसमें देखते हैं, और जी जो आपके जो स्लम्प होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये आपकी जो स्लम्प है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कॉलेप्स होता है, एक शेयर होता है, एक ट्रू स्लम्प होता है, ठीक है। और जो स्लम्प कॉलेप्स होता है, ठीक है, उसकी हाइट मैक्सिमम होती है, और जो शेयर होता है उसकी हाइट थोड़ी कम होती है, डिक्रीज होती है। और स्लम्प ट्रू स्लम्प होता है उसकी भी हाइट थोड़ी डिक्रीज होती है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द स्लम्प वैल्यू ऑफ कंक्रीट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ मॉड पीक ऑफ फाइनल सबसिडल कंक्रीट। ये कह रहा है कि जो हमने मॉड तैयार किए हैं स्लम्प टेस्ट के लिए, उनकी हमें हाइट 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए, ठीक है। अब जो आप लोग हमने बताया था कि स्लम्प 3 प्रकार के थे, एक तो ट्रू था, एक कॉलेप्स था, ठीक है, एक शेयर था। अब ट्रू के लिए क्या है, ट्रू की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रू स्लम्प हैज़ कोहेसिव नेचर और वेयर्स शेयर स्लम्प इज नॉन कोहेसिव नेचर। ये कह रहा है कि जो आपका स्लम्प ट्रू स्लम्प होता है वो तो कोहेसिव होता है, और जो आपका शेयर स्लम्प होता है वो नॉन कोहेसिव होता है। कोहेसिव मतलब होता है ससंजक, और शेयर स्लम्प होता है आसंजक। मतलब इसमें कोहेसिव का मतलब होता है इसमें सेम प्रॉपर्टी रहेंगी। क्या रहेंगी? सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें कोई प्रकार की पार्टिकल अलग नहीं होंगे। और इसमें नॉन कोहेसिव का मतलब होता है इसमें अनसेम प्रॉपर्टी रहेंगी। इसमें मतलब सभी जितने भी हमने कंपोनेंट इसमें किए हैं ना, उनकी सबकी प्रॉपर्टी अलग रहती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द हाइट ऑफ शेयर स्लम्प इज हाफ ऑफ हाइट ऑफ ट्रू स्लम्प। ये कह रहा है कि जो शेयर स्लम्प की जो हाइट होती है, शेयर स्लम्प की जो हाइट होती है वो हाइट ऑफ ट्रू स्लम्प की हाफ होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क एंड स्लम्प वैल्यू, ठीक है। हम जितने कार्य करते हैं ना, तो उनके लिए हम जितने भी कार्य करते हैं उनके लिए हमें स्लम्प वैल्यू कितनी रखनी होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्क और स्लम्प वैल्यू कितने, स्लम्प वैल्यू हम किस में लेते हैं? mm में लेते हैं। किस में लेते हैं? mm में। तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हम जो रोड कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं उसके लिए हमें 30 से 40 mm स्लम्प वैल्यू रखना चाहिए। और पैरापेट वॉल के लिए, पैरापेट वॉल मतलब होती है जो आपकी छोटी दीवारें होती हैं जो हम रूफ के ऊपर देते हैं, तो उसमें हमें 40 से 50 mm स्लम्प वैल्यू रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैनाल लाइनिंग। जो हम कैनल बनाते हैं तो उसकी लाइनिंग के लिए हम 70 से 80 mm स्लम्प वैल्यू रखते हैं। और मास कंक्रीट होती है, द्रव्यमान कंक्रीट होती है, उसमें हमें 25 से 50 mm रखना चाहिए स्लम्प वैल्यू। अब पाइवरेटिक कंक्रीट के लिए कितनी होती है? जो पाइवरेटिक कंक्रीट मतलब जो हमने कॉम्पैक्शन किया है, तो उसके लिए हमें कितनी रखना चाहिए? 10 से 25 mm रखना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, इंटीमेशन। द स्लम्प वैल्यू टेस्ट कैन बी डन इफ द एग्रीगेट साइज इज लेस देन 37। ये कह रहा है कि हम जो स्लम्प वैल्यू टेस्ट करते हैं ना, उसके लिए हमें एग्रीगेट का साइज हमें 38 mm से कम रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए? 38 mm से हमें क्या करना है? कम रखना चाहिए, ठीक है। जो हम गिट्टी लेते हैं ना स्लम्प टेस्ट के लिए, हमें उसमें 38 mm से कितना, 38 mm से हमें 38 mm से 38 mm कितनी 38 mm से हमें क्या रखना चाहिए? एग्रीगेट का साइज रखना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। क्या है हमारा? कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट क्या है? ये आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। ये देखो इसमें क्या होता है, ये उसका डायग्राम बना है। ऊपर होता है आपका अपर हॉपर, नीचे होता है लोअर हॉपर, नीचे होता है सबसे सिलेंडर, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट देखते हैं, सबसे नीचे होता है बेस, जिसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसके लिए फार्मूला क्या है? और जैसे सी एफ मतलब जो आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है वो मास ऑफ पार्सली कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट और मास ऑफ फुली कॉम्पैक्टिंग। ये कह रहा है कि जो आपकी जो
पार्सली मतलब पार्सली कॉम्पैक्ट कंक्रीट, जो मतलब कम कॉम्पैक्शन हुई कंक्रीट है ना, पार्सली है, और जो फुली कंक्रीट है, दोनों का अनुपात रेशियो कर लेते तो हमें कॉम्पैक्ट फैक्टर प्राप्त हो जाता है कंक्रीट का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है। रेंज हमें इसकी कितनी रखना चाहिए। रेंज होती है, रेंज 0 से 1 रखते हैं, मिनिमम इज 0.65 और मैक्सिमम इज 1। ये क्या है, मिनिमम तो हम 0.65 रख सकते हैं और मैक्सिमम इसकी जो रेंज होती है 1 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इसमें ये लिखा है वर्कबिलिटी के लिए, जितने भी वर्कबिलिटी हमने टेस्ट पढ़ा है ना, उसके लिए क्या क्या कितनी वैल्यू रखनी चाहिए, इसके बारे में सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है। पहला है वर्कबिलिटी नेचर और कंसिस्टेंसी नेचर, स्लम्प वैल्यू और कॉम्पैक्शन फैक्टर, और यूज कहाँ करते हैं इसका। देखो, वर्कबिलिटी नेचर के लिए क्या एक्सट्रीमली लो है, और जिसमें हमें कंसिस्टेंसी कितनी रखनी चाहिए, मोस्ट अर्थ होता है, और स्लम्प वैल्यू 0 रखते हैं, और कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.65 से 0.7 रखते हैं। और इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम प्रीकास्ट मेंबर में करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा वेरी वर्केबल। वेरी की वर्केबल मतलब कितनी हमारी कंक्रीट कितनी वर्केबल है, वेरी बहुत है। ठीक है, वेरी ड्राई कंसिस्टिंग कंसिस्टेंसी कितनी होती है, वेरी ड्राई होती कंक्रीट की, और स्लम्प वैल्यू 0 से 25 एम रखते हैं, और कंपैक्शन फैक्टर 0.7 से 0.8 रखते हैं। उसका यूज कहाँ करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लो वर्केबल, मतलब कंक्रीट की जो कंक्रीट है जो हमारी कैसी है, लो वर्केबल है। ठीक है, और कैसी है, ड्राई है, और उसकी स्लम्प वैल्यू कितनी रखते हैं, 25 से 50 एम, और इसका सी एफ कितना होता है, 0.8 से 0.95 होता है। इसका उपयोग हम मास कंक्रीट में करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा मीडियम वर्केबल। ठीक है, हमारी कंक्रीट कैसी है, मीडियम वर्केबल है। ठीक, प्लास्टिक उसकी कहते हैं मीडियम है, और कैसी है, प्लास्टिक है। कैसी है, ड्राई नहीं है, प्लास्टिक फॉर्म में है, मतलब ये फ्रेश कंक्रीट है। और इसकी जो स्लम्प वैल्यू 50 से 100 एम होती है, और इसका कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.85 से 0.95 होता है। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज जनरली आरसीसी वर्क में करते हैं। कहाँ करते हैं, आरसीसी वर्क में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाईली वर्केबल। हमारी कंक्रीट कैसी हाईली वर्केबल है, और जिसमें कैसी हाईली प्लास्टिसिटी है, कैसी वो सेमी फ्लोर है, और स्लम्प वैल्यू कितनी रखते हैं, 100 से 1.75 एम रखते हैं, और कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना होता है, 0.95 से 1 होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम ज़्यादातर मैक्सिमम हैवी कंस्ट्रक्शन में करते हैं। कहाँ करते हैं, हैवी वर्क में करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर सीमेंट रेशियो। क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, WC क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, इसके बारे में किसने बताया था हमें, इसके बारे हमें इसके बारे हमें अब्राहम्स लॉ ने बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। ये अब्राहम्स लॉ ने बताया था कि जो कंक्रीट होती है वो वाटर सीमेंट रेशियो के प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है, बहुत अनुपाती होती है। किसके अनुसार, अब्राहम लॉ के अनुसार। ये है देखो, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और प्रोपोर्शनल अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है, द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ वाटर सीम कंटेंट ऑन द साइट इन रेंज 0.35 से 0.65। ये कह रहा है कि हम साइट पर जब वर्क करते हैं ना, तो उस समय वाटर कंटेंट की रेंज 0.35 से 0.65 होती है। फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसके कारण हमारी स्ट्रेंथ मैक्सिमम प्राप्त होती है। इसके लिए फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो वाटर सीमेंट होता है, एक तो एज ऑफ सीमेंट होता है। ठीक, सीमेंट की एज कितने साल तक उसकी ड्यूरेबल है। ठीक है, टिकाऊ है वो। देखो, ये लिखा है, देखो एज के लिए और स्ट्रेंथ के लिए। ठीक, फ्रेश है तो 100% स्ट्रेंथ रहेगी, और 3 मंथ के लिए तो 80%, 6 मंथ के लिए तो 70%, 1 ईयर के लिए 60%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और अगर ये 1 ईयर से अधिक है, मैक्सिमम है, तो 50% उसकी स्ट्रेंथ रह जाएगी। ठीक है, और इसमें देखते हैं क्या क्या है, कॉम्पैक्शन और एयर वाइड्स, क्यूरिंग,
शेप ऑफ एग्रीगेट, ये क्या है, फैक्टर है, ये फैक्टर है। कॉम्पैक्शन ऑफ एयर बर्ड्स, क्यूरिंग जिसे तराई बोलते हैं, और शेप और एग्रीगेट जैसे मिलाप आकार बोलते हैं, आकृति बोलते हैं। नेक्स्ट है सीमेंट एग्रीगेट रेशियो और अ फिक्स प्रोपोर्शनल गिव्स एडुकेट स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंस ऑफ सीमेंट, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्कबिलिटी। जो वर्कबिलिटी है ना, वर्कबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक तो होता है वाटर सीमेंट रेशियो, एक होता है अमाउंट ऑफ सीमेंट और वर्कबिलिटी डिक्रीज, जिसमें अमाउंट और सीमेंट कितना लेते हैं, सीमेंट तो ज़्यादा लेते हैं, इंक्रीज लेते हैं, और वर्कबिलिटी तो डिक्रीज होती है। और नेक्स्ट है हमारा कॉम्पैक्शन एंड एयर बर्ड्स। नेक्स्ट है शेप एंड टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, मोर होती है। और नेक्स्ट है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, इसमें क्या है, प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट इम्प्रूव द वर्कबिलिटी। अगर हमारे कंक्रीट के एग्रीगेट का साइज मिनिमम है तो हमें वर्कबिलिटी इम्प्रूव होती है उसकी। नेक्स्ट है हमारा ग्रेड ऑफ डिज़ाइन मिक्स, जिसमें इन डिफरेंट ग्रेड ऑफ अमाउंट वाटर पर 50 किलोग्राम सीमेंट इज डिफरेंट विच कंट्रोल द वर्कबिलिटी। ये कह रहा है कि यदि अगर हम 50 किलोग्राम सीमेंट ले रहे हैं तो हमें वर्कबिलिटी मैक्सिमम प्राप्त होती है। नेक्स्ट है टाइम्स ऑफ ट्रांजिट, इसमें ट्रांसपोर्टिंग करती हैं, ठीक है। ये लिखा है नॉमिनल मिक्स, ठीक है। छोटे मोटे कार्य के लिए तो हम नॉमिनल मिक्स करते हैं, बड़े कार्य के लिए मिक्सिंग करते हैं। तो द ग्रेड है और ये वेट है, कितना वेट ले रहे हैं, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का, ठीक है, पर 50 kg सीमेंट के लिए। प्रोपोर्शन में एफ ए और सी ए कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, और वेट ऑफ वाटर पर 50 किलोग्राम सीमेंट के लिए। अगर M50 ग्रेड की कंक्रीट है तो हमें कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट की कितना लेना चाहिए, वेट 800 किलोग्राम लेना चाहिए, और प्रोपोर्शन कितना लेना चाहिए इसका 1:1.2 लेना चाहिए। और सीमेंट के लिए वाला 60 किलोग्राम, और यदि M47.5 की ग्रेड कंक्रीट है तो 625 किलोग्राम, और प्रोपोर्शन 1:2 45 kg, ठीक है। नेक्स्ट हमारा M15 के लिए 383 kg और 1:2 और 32 kg। नेक्स्ट M20 ग्रेड के लिए 250 kg और प्रोपोर्शन 1:2 और वेट कितना होता है 30 किलोग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के जो भौतिक गुण हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। पहला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके लिए क्या ये किस कोड के अनुसार डिजाइन की गई है, एज पर 1976 के दोनों अनुसार। इसका फार्मूला होता है ES = 5700√FC के, ठीक है। और नेक्स्ट कोड के अनुसार देखते हैं EC होता है 5000√FC के। ये किस कोड के अनुसार, ये IS 456/2000 के अनुसार। ये था 1976 के अनुसार था, और ये किसके अनुसार, ये 456/2000 के अनुसार है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा FC की = कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये 28 दिन टेस्ट। ये कह रहा है कि जो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट के 28 दिन के लिए उसका टेस्ट करते हैं। और लॉन्ग टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है, ये है आपका EC = EC/1 + θ, ठीक है। और इसके लिए हम क्रीप कोएफिशिएंट फैक्टर का मान कितना रखते हैं, ठीक है। E = क्रीप कोएफिशिएंट फैक्टर इज द फंक्शन ऑफ एज कंक्रीट, ठीक है। 7 दिन के लिए फैक्टर होता है 1.2, 28 दिन के लिए 1.6, 1 ईयर के लिए 1.1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नोट्स में है द रेंज ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी = 14 × 10⁻³ to
40 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये होती है आपकी नॉर्मल इलास्टिसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन रेशियो क्या होता है, पोजीशन रेशियो। ठीक है, ये होता है, इसे एम से इंक्लूड करते हैं, जिसका फार्मूला होता है लैटरल स्टैन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्टैन, अनुदैर्घ्य विकृति अपॉन का अनुप्रस्थ विकृति। ठीक है, इसकी रेंज कितनी रखते हैं पोजीशन रेशियो की, इसकी रेंज होती है 0.1 से 0.3, और ये किस टेस्ट के लिए होता है, डायनेमिक टेस्ट के लिए, इसकी वैल्यू 0.25 होती है पोजीशन रेशियो के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं एडमिनिस्टर की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडमिनिस्टर। कंक्रीट की हमें स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए तथा उसको हार्ड बनाने के लिए एडमिनिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो एडमिनिस्टर के रूप में एक एक्सीलरेटर होता है, एक रिटार्डर होता है, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ये जितने ये आपके ये मटीरियल हैं, इनके लिए हम एडमिनिस्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। इसकी परिभाषा में क्या लिखा है, परिभाषा देखते हैं। ठीक है, admixture are the material used in the manufacturing of concrete which control the water cement ratio and increase or decrease hydration rate of work. For strength they are present in the powder fluid form। ये कह रहा है कि जब हम कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कंक्रीट का निर्माण करते हैं, तो उस समय हमें वाटर सीमेंट रेशियो का इंक्रीज करना पड़ता है, और उसको और हाइड्रेशन के समय डिक्रीज भी कर देते हैं, और ताकि हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो सके, उस समय हम एडमिनिस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो एडमिनिस्टर कितने टाइप के होते हैं, ये लगा है, ये देख लीजिए। ठीक, एडमिनिस्टर एक तो होता है आपका टाइप्स ऑफ एडमिनिस्टर। पहला है एक्सीलरेटर। ठीक है, जिससे बोलते हैं त्वरक, हिंदी में बोलते हैं क्या, त्वरक। त्वरक क्या बोलते हैं, त्वरक, हिंदी में बोलते हैं त्वरक। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या करता है, ये कंक्रीट की इनिशियल स्ट्रेंथ होती है, उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, उसे क्या करता है, उसे हार्ड बनाता है। ठीक है, दे इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड स्पीड अप टू द केमिकल रिएक्शन बाई विच सेटिंग टाइम कम एरिया। ये कह रहा है कि कंक्रीट की ये हाइड्रेशन प्रोसेस को फास्ट करते हैं, इंक्रीज करता है, और केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, जब वाटर को हम सीमेंट में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो उस समय एक रिएक्शन होती है जिसे बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन की जब केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें 4 कंपोनेंट जनरेट होते थे, जिसे बोलते थे बॉक्स कंपाउंड। एक तो होता है C3H, एक होता है C2H, एक होता है C3E, एक होता है C4EF। ठीक है, अब देखो एक्सीलरेटर के रूप में हम किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, जिसे बोलते हैं CaCl2, जो क्या है मोस्ट फेमस है। इसका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं एक्सीलरेटर के रूप में। और हम और प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट है Na2SO4, और NaOH है कास्टिक सोडा है, जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है Na2CO3, जिसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रिटार्डर। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिटार्डर। नेक्स्ट है रिटार्डर, जिसे बोलते हैं मंदक। क्या बोलते हैं, मंदक। ये क्या करता है, ये रिएक्शन को क्या करता है, स्लो करता है। मंदक, इसकी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मंदक। मंदक का कार्य होता है रिएक्शन को क्या करना, केमिकल रिएक्शन को क्या करना, स्लो करना। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, सॉरी थोड़ी रुकना, जिसे बोलते हैं मंदक। क्या बोलते हैं, मंदक। मंदक का मतलब होता है डिक्रीज करना, क्या करना, डिक्रीज करना रिएक्शन को। ठीक है, ठीक है, देखो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। दे स्लो अप डाउन ऑफ द रेट ऑफ हाइड्रेशन वाई विच सेटिंग टाइम कम्स लेटर। ये कह रहा है कि जब हम सीमेंट और वाटर मिलाते हैं ना, तो उस समय एक हाइड्रेशन उत्पन्न होता है, जिसे हाइड्रेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, उस समय केमिकल रिएक्शन होती है, तो उस केमिकल रिएक्शन को कम करने के लिए हम रिटार्डर का प्रयोग करते हैं। रिटार्डर के रूप में हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं, इसका जिप्सम, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, जिसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। और मोस्ट
मोस्ट रूप में तो हम जिप्सम का ही प्रयोग करते हैं रिटार्डर के रूप में। और भी कर सकते हैं, जैसे शुगर, सेलुलोस है, और एल्कोहल है जिसे बोलते हैं एल्कोहल, ओ एच, क्या बोलते हैं, ओ एच। जैसे CH3OH है, क्या है, CH3OH है, C2H5OH है, ठीक है, इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या एडमिनिस्टर के रूप में, नेक्स्ट क्या हमारा एयर इंटरलैंड, ठीक, इसका भी प्रयोग करते हैं एडमिनिस्टर के रूप में। इसमें क्या लिखा है, एयर इंटरलिंग एजेंट एयर इन कंक्रीट इन द फॉर्म ऑफ एयर बबल्स विच इंक्रीज द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू सस्टेन। ये कह रहा है कि ये तो एयर कंटेंट है, ये एयर बबल्स के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, और इसके बाद वर्कबिलिटी तो कंक्रीट की इंक्रीज हो जाती है, बट इसकी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसी हो जाती है, लूज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है इफ कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। इसका मोस्ट कंपोनेंट पॉइंट है ये है कि कंक्रीट की ये ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन को कंट्रोल करता है। ब्लीडिंग का मतलब होता है कि उसमें जितनी भी हमने कंक्रीट बनाने के लिए जितने भी अवयव का प्रयोग करे हैं, जैसे हमने सीमेंट मिलाया था और एग्रीगेट मिलाया था, सैंड मिलाया था और वाटर मिलाया था, इन सभी अवयवों को, ये सभी अवयव होते हैं, अगर ये सभी अवयव एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और पानी भी, वाटर भी अलग हो जाता है, उसे बोलते हैं ब्लीडिंग। इन सभी अवयवों में से पानी, वाटर अलग होना ही ब्लीडिंग कहलाता है। और नेक्स्ट होता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक होना। जितने भी कंपोनेंट हैं कंक्रीट बनाने के लिए हमने प्रयोग किए हैं ना, उन सभी कंपोनेंट का अलग होना ही सेग्रीगेशन कहलाता है, जिससे बोलते हैं पृथक्करण, ठीक है। और एग्जाम्पल के रूप में क्या होता है, एक होता है सॉप, एक होता है बबल्स, एक होता है बिनसॉल, और नेक्स्ट होता है रेजन। यार इंट्रेंड के रूप में हम इन मटेरियल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिसाइजर। एडमिनिस्टर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टिसाइजर, जिसे वह बोलते हैं वाटर रिड्यूसर। ये क्या करता है, वाटर को कम करता है कंक्रीट में, इसलिए हम इसका एडमिनिस्टर का प्रयोग करते हैं। यदि हमारे कंक्रीट में वाटर मैक्सिमम हो जाता है, उसको कम करने के लिए हम प्लास्टिसाइजर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, टू कंट्रोल द वाटर सीमेंट रेशियो, और ये वाटर सीमेंट रेशियो W/C, ठीक है। और एंड इम्प्रूव द प्लास्टिक नेचर एंड वर्कबिलिटी, दे आर एडेड इन कंक्रीट। वर्कबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम प्लास्टिसाइजर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, और नेक्स्ट है विथ सोडियम सॉल्यूशन। जो हम बता रहे हैं ना, सोडियम सॉल्यूशन में, ठीक है, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देते हैं, ठीक है, जिससे कितनी मात्रा लेते हैं, क्वांटिटी 200 मिलीलीटर से 400-500 मिलीलीटर पर 100 किलोग्राम लेते हैं, सीमेंट लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिफेक्ट इन कंक्रीट। कंक्रीट के जो डिफेक्ट होते हैं ना, कंक्रीट डिफेक्ट का मतलब होते हैं उसमें जो लॉस होते हैं ना, उसमें कौन कौन से लॉस हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। एक तो होता है कंक्रीट में क्या हो सकता है, क्रैक आ सकता है, क्रैक जनरेट हो सकता है। एक तो इम्प्रोसेंस हो सकता है, उत्फलन बोलते हैं, ठीक है, इसे एलगी बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, अम्ल क्षार बोलते हैं, ठीक है। क्रैक हो जाते हैं यदि आप कंक्रीट में अधिक पानी मिला देते हो तो उसमें क्या होती है, क्रैक जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। क्या है इसमें, इसकी डेफिनेशन में पॉइंट क्या लिखी है इसमें लिखा है वाइट मास पिच ऑन कंक्रीट सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ सल्फर अटैच एल्कलाई इन वाटर एसिड क्यूरिंग, ठीक है, जो हमने बताया वही लिखा है, बिकॉज द सल्फर अटैच, जो सल्फर होते हैं ना वो वाटर में एसिड का कार्य करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सेग्रीगेशन, पृथक्करण बोलते हैं। तो सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द फाइन एग्रीगेट बिकॉज ऑफ एक्सक्यूज कॉम्पैक्शन, एक्स्ट्रा टाइम ऑफ मिक्सिंग, रॉन्ग प्लेसिंग, ठीक है। यदि आप सही स्थान पर कंक्रीट को प्लेस नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर कंक्रीट की कैसे हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है। उसमें जो आपने कंपोनेंट मिलाए हैं ना, जैसे आपने सीमेंट मिलाया है, वाटर मिलाया है, सैंड मिलाया है, एग्रीगेट मिलाया है, ये सभी कैसे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं कंक्रीट से, ठीक है, उसी सेग्रीगेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट था हमारा ब्लीडिंग का मतलब होता था वाटर का अलग होना कंक्रीट से। पर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द डिफरेंस लेयर ऑफ द फ्रेश कंक्रीट, ये कह रहा है कि जो फ्रेश कंक्रीट होती है ना, उसमें जो
लेयर के रूप में हमारा फेस कंक्रीट लेयर होती है ना, उसमें जो सीमेंट है, वाटर है, सैंड है, ग्रीड है, उसमें ऐसे जो वाटर की क्वांटिटी है वो अलग हो जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्रीडिंग, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों।